नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट की अगली वीडियो में हम आज देखेंगे क्या आर्मर्ड फोर्सेस के जो पर्सनल है उनको कितने फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं, और उसके अलावा मिलिट्री लॉ या फिर मिलिट्री रूल या जिसको मार्शल लॉ भी बोलते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने पिछली अपनी 3-4 वीडियो के अंदर कवर किया है कि एक नॉर्मल जो सिटीजन रहता है इंडिया का, उसको कौन से फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर उन फंडामेंटल राइट का वोलेशन अगर होता है, उसको ऐसा लगता है कि उनका वोलेशन हो रहा है, तो वो क्या है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाके अपनी याचिका दायर कर सकता है उन अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके आगे आज हम स्पेशल बात एक ये करेंगे कि आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर क्या है कि उन फंडामेंटल राइट्स को लेके कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन किस लिए लगाए गए हैं, किसने लगाए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहाँ दिया गया है कि वो रिस्ट्रिक्शन होंगे। तो उन सब के बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें आर्मर्ड फोर्सेस और फंडामेंटल राइट के रिलेशन के बारे में, तो आर्टिकल 33 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पार्लियामेंट को इतनी शक्ति प्रदान करता है, एम्पावर करता है कि वो आर्मर्ड फोर्सेस के जो पर्सनल हैं जो उसमें सर्विस करते हैं, आर्मर्ड फोर्सेस के में जैसे आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होगी, इसके अलावा आपकी पैरामिलिट्री होगी जो आईटीबीपी वगैरह, बीएसएफ, सीआईएसएफ वगैरह, पुलिस फोर्सेस होगी, इंटेलिजेंस फोर्सेस होगी, या आपके मतलब कोई जैसे रेलवे पुलिस होगी, इस टाइप की जो एजेंसियां हैं जो जनरली क्या है कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस रिलेटेड मामलों से जो डील करती हैं, उन सब के फंडामेंटल राइट्स का रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए पार्लियामेंट के पास शक्तियां दी गई हैं आर्टिकल 33 के द्वारा, कि मतलब पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब रीजन इसका क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगाने का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से वो उसका रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इस चीज़ का इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। वो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या, वो है डिसिप्लिन। अगर मान लो जैसे फौज के अंदर क्या होता है, सबसे मेन चीज होती है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन कब होगा, जब वहां पे थोड़ी सी पाबंदी होंगी, थोड़ा सा वहां पे रिस्ट्रिक्शन होगा। क्योंकि नहीं तो क्या हुआ कि हर कोई आदमी दूसरे दिन क्या है धरना धर के बैठ जाएगा, और अगर कोई स्ट्राइक करके धरना धर के अपना मनमर्जी से कभी भी बैठ जाएगा कि वो बोलेगा ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ पीसफुली, ये कर सकता हूँ, तो फिर बाद में अगर मान लो ऐसे कोई वारलाइक सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पे युद्ध कौन लड़ेगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ है कि ये सब रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि प्रॉपर जो है वो अपनी ड्यूटियां कर सके और डिसिप्लिन में रहे। इसके सबसे मेन चीज, अगर हम इसकी पावर की बात करेंगे किसके पास पावर है ये फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शन लगाने की आर्मर्ड फोर्सेस के ऊपर, तो आर्टिकल 33 के अंदर पार्लियामेंट के पास ओनली ये पावर है, मतलब भारत की जो संसद है उसी के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी कोई स्टेट पुलिस है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की फोर्स है वो, बट उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पुलिस फोर्सेस के, उनके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लगाएगी। वो कौन लगाएगी, वो भारत की जो संसद है, भारत की जो पार्लियामेंट है, उसके पास ही उसका अधिकार है। अगला मेन चीज इसके अंदर आर्टिकल 33 के अंदर ये दी गई है कि जो फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल उनको लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते कि उनको वो दिए जाएं। उसी की बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो हमारे जैसे क्या है कि इन फोर्स के अपने अपने एक्ट भी बने हुए हैं जो कि उनके अंदर उनकी प्रोविजन दी गई। जिस प्रकार भारत के जो नागरिक है उनके लिए क्या है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि क्या क्या उनके राइट होंगे, अगर उनका वोलेशन होता तो वो कहाँ अपील करेंगे, किस केस में उनको कितनी सजा होगी, तो किस किस चीज़ को ऑफेंस के अंदर में काउंट किया जाएगा। तो इसी टाइप में क्या है कि सभी जो फोर्स होते हैं उनके क्या अपने एक एक्ट होते हैं, उनका अपना एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप आप उसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि उनको कितने राइट प्रोवाइड हैं, कौन से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, क्या क्या उनको करना है, क्या उनको नहीं करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए कुछ जो है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जैसे, या कुछ एसोसिएशन वगैरह फॉर्म करने पे, ताकि आप म्यूटिनी वगैरह ना कर सके, आप क्या है कि मतलब अपनी फोर्स के अगेंस्ट में ही कोई आंदोलन वगैरह ना कर सके, या ऐसा कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन से आप ना जुड़ सके, या प्रेस से कोई आप मतलब क्या कि डिस्कशन करके, इंटरव्यू करके वहाँ की कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लीक ना कर सके। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो क्या है रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। और अगर हम बात करें उसकी कि जो हमारी रिट वाली जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर अगर वोलेशन होता तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है, कि रिट जारी करके उसको क्या है कि वापस से रिस्टोर करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आर्मर्ड फोर्सेस की जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है, मिलिट्री कोर्ट, उनको क्या है कि उनको उस चीज़ से एक्सक्लूड किया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उन
अगर उनके पर्सनल जो वहाँ पे सर्विस करते हैं वो अगर उनके अगेंस्ट में वहाँ पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वो क्या है कि रिट जारी नहीं करेंगी। इसलिए उनको मिलिट्री की जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उनको क्या है उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है कि इन केसेस में, फंडामेंटल राइट के केसेस में वो क्या है कि उनके ऊपर रिट जारी नहीं करेगी। इससे आगे अगर हम बात करें मार्शल लॉ क्या होता है और फंडामेंटल राइट्स इसका क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो मार्शल लॉ जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था, इसको हमने बोरो किया गया है। वो कहाँ से किया गया है? इंग्लैंड से, इंग्लिश कॉमन लॉ से हमने इसको बोरो किया गया है। और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में इवन इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। अगर हम आप उसकी लिटरली एक वर्ड के अंदर आप बात करें तो मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। और मिलिट्री रूल के अंदर में क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है उसको क्या है कि रन करता है कौन? मिलिट्री। जब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के क्या है कि मिलिट्री उसको रन करता है। मतलब हाईएस्ट जो अथॉरिटी बन जाएगी वो आपकी क्या है कि मिलिट्री अथॉरिटी बन जाएगी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब क्या है कि मिलिट्री के अंडर में आ जाएगा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो है वो मिलिट्री की अथॉरिटी बनाएंगे। उसके आगे अगर हम इसकी प्रोविजन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका प्रोविजन स्पेसिफिक वैसे तो दिया नहीं गया है, लेकिन आर्टिकल 34 इसका जो है एक इम्प्लिसिट प्रोविजन इसका देता है कि ये मार्शल लॉ जो है लगाया जा सकता है अगर सिचुएशन डिमांड करेगी। तो अगर बात करें कौन सी ऐसी सिचुएशन है, अगर मान लो ऐसे होता कोई रिबेलियन विद्रोह टाइप होता है, वारलाइक सिचुएशन होती है, कोई भारी आक्रमण होता है या दंगे वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी वॉयलेंस की जो सिचुएशन अगर आती है, तो उन केसेस में जो है शांति को बनाए रखने के लिए, रिस्टोर करने के लिए क्या है कि मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है, पूरी मिलिट्री को क्या है डिप्लॉय कर दिया जाता है। मतलब जो सिविल की जो जैसे आपकी ये कोर्ट वगैरह होगी, इसके अलावा मान लो आपकी जैसे जो अथॉरिटी होगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वो सब क्या है उसको मिलिट्री रन करने लगती है उसके बाद में। फिर अगर हम पावर की बात करें तो मार्शल लॉ के टाइम पे जो है अबनॉर्मल पावर दी जाती है मिलिट्री को कोई भी नेसेसरी एक्शन या स्टेप्स लेने के लिए। इवन उनको ये तक पावर रहती है वो किसी सिविलियन को जो उनको ऐसे लगता है कि अगर मान लो उनके अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, रेगुलेशंस को मान नहीं रहा है मार्शल लॉ मिलिट्री रूल को, तो उसको क्या है कि डेथ तक की सेंटेंस में उसको वो दे सकते हैं। अभी हम बात करेंगे मार्शल लॉ और इमरजेंसी के अंदर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस इसके अंदर यह है कि मार्शल लॉ वो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के अंदर क्या होता है कि वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट तो करती ही है, उसके साथ में क्या होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन उसके द्वारा इफेक्ट होते हैं। डिजोल्यूशन होता है रेवेन्यू, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है प्रेसिडेंट के द्वारा पूरा देश का शासन चलाया जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्शल लॉ के अंदर क्या है कि सस्पेंड हो जाती है हमारी गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ या कोर्ट वगैरह जो है उनको सबको टेक ओवर कर लिया जाता है मिलिट्री अथॉरिटी के द्वारा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि ये हमारी क्या है कि कंटिन्यू रहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है या जो लॉ कोर्ट वगैरह है वो सब क्या है कंटिन्यू रहती हैं। अगला इसके अंदर बात करें कि ये लगाया कब जाता है, तो ये क्या है कि कोई भी अगर ऐसा कोई नियम कानून टूटता है जिससे कि ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि भाई दंगे फसाद होने की, भारी आक्रमण होने की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसको लगाया जा सकता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी को जनरली लगाया जाता है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मड रिबेलियन, यानी कि फौज अगर विद्रोह कर देती सरकार के खिलाफ तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। अगर इसकी हम बात करें इसका कि प्रोविजन कहाँ पे इसका दिया गया है, तो इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया आपके मार्शल लॉ से रिलेटेड, लेकिन आपका जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड एक स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया गया है।